कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। एक आदमी जिसका नाम वेनचू था, उसे 10 ऐसी रहस्यमयी रिंग्स मिली जो इस दुनिया की नहीं थीं। इन 10 रिंग्स ने उसे न केवल बेहिसाब ताकत दी, बल्कि उसे कभी न मरने का वरदान भी दिया। अगर वो चाहता तो इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए कर सकता था, लेकिन उसने लालच का रास्ता चुना। उसने अपनी एक विशाल सेना बनाई जिसे 10 रिंग्स का नाम दिया गया। सदियों तक उसने दुनिया भर की सरकारों को गिराया और राज किया। वेंचू के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा और अमरता, लेकिन उसके मन की शांति अभी भी उसे नहीं मिली थी। वह अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता था, और इसी खोज में उसे तालो नाम के एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव के बारे में पता चलता है। कहा जाता था कि तालो के लोग देवताओं की युद्ध कला जानते हैं और वहां जादुई जीव रहते हैं। वेनचू अपनी पूरी फौज और गाड़ियों के काफिले के साथ उस जादुई जंगल में घुस जाता है जो तालो का रास्ता रोकता था। लेकिन वह जंगल एक भूल भुलैया था जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता था। उसकी पूरी सेना मारी जाती है, गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, लेकिन उन 10 रिंग्स की ताकत वेनचू को बचा लेती है। वह अकेला ही आगे बढ़ता है और जंगल के मुहाने पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात यिंगली से होती है, जो उस गांव की रक्षक थी। वेनचू को लगा कि अपनी रिंग्स की ताकत से वह इसे आसानी से हरा देगा और गांव में घुस जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उसने हजारों सालों में नहीं देखा था। यिंगली ने बिना किसी हथियार के सिर्फ हवा और अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके वेनचू को हरा दिया। लड़ते लड़ते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तालो के बुजुर्गों ने वेनचू को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि उसका अतीत खून से रंगा था। इसलिए यिंगली ने वेनचू के साथ रहने के लिए अपना गांव और अपनी शक्तियां छोड़ दी। वेनचू भी बदल गया। उसने उन 10 रिंग्स को, जिन्होंने उसे हजारों साल तक ताकत दी थी, उतार कर एक संदूक में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने कसम खाई कि अब वह अपने परिवार के साथ एक आम इंसान की तरह बुढ़ापे तक जिएगा। उनकी जिंदगी में खुशियां तब और बढ़ गईं जब उनके 2 बच्चे हुए, बेटा शांगची और बेटी शालिंग। शांगची अक्सर अपनी माँ से पूछता था कि अगर पिता की रिंग्स इतनी ताकतवर थीं, तो आपने उन्हें कैसे हराया। माँ उसे समझाती कि तालो के लोगों को महान रक्षक ड्रैगन की शक्ति मिलती है और जिसमें अच्छाई होती है वह कुछ भी कर सकता है। यिंगली ने शांगची को एक हरा पेंडेंट दिया और कहा कि अगर कभी तुम रास्ता भटक जाओ तो यह तुम्हें घर ले आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वेनचू का अतीत उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन जब वेनचू घर पर नहीं था, तब वेनचू के पुराने दुश्मन आयरन गैंग के लोग वहां आ धमके। वे वेनचू से अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहते थे। यिंगली जानती थी कि उसके बच्चे खतरे में हैं, इसलिए उसने शांगची और शालिंग को घर के अंदर सुरक्षित भेज दिया और खुद उन गुंडों का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि यिंगली ने अपना परिवार बनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियां त्याग दी थी। वह बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन शक्तियों के बिना वह आयरन गैंग के इतने सारे आदमियों का सामना नहीं कर सकी और मारी गई। जब वेनचू वापस आया और उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा, तो उसके अंदर का इंसान भी उसी पल मर गया। हजारों सालों का वह राक्षस जिसे उसने प्यार के लिए सुला दिया था, वह फिर जाग गया। उसने उसी वक्त संदूक खोला और वो 10 रिंग्स वापस अपने हाथों में पहन ली। इसके बाद उसने अकेले ही आयरन गैंग के ठिकाने पर जाकर सबका कत्लेआम कर दिया। वेनचू अब बदल चुका था। उसने अपने बेटे शांगची को, जो अभी बहुत छोटा था, एक हत्यारा बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, उस उम्र में शांगची के हाथों पर खून और पसीने के निशान थे। वेनचू चाहता था कि उसका बेटा इतना ताकतवर बने कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। ट्रेनिंग बेहद सख्त और दर्दनाक थी। दूसरी तरफ वेनचू अपनी बेटी शालिंग की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसे यिंगली की याद दिलाती है। शालिंग को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह छुप छुप कर अपने भाई को देखते हुए खुद ही मार्शल आर्ट्स सीखती रही। जब शांगची 14 साल का हुआ तो वेनचू ने उसे एक मिशन सौंपा। उसने कहा कि जिसने तुम्हारी माँ को मारा था वह अब बूढ़ा हो चुका है, जाओ और उसे खत्म कर दो, ये तुम्हारा फर्ज है। शांगची अपने पिता के आदेश पर गया और उसने उस आदमी को मार दिया, लेकिन इस घटना ने शांगची को अंदर से तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे एक हत्यारा बना दिया है और यह वह जिंदगी नहीं है जो उसकी माँ उसके लिए चाहती थी। इसलिए मिशन पूरा करने के बाद वह घर वापस नहीं लौटा। वह भागकर सैन फ्रांसिस्को आ गया और वहाँ अपनी पहचान बदलकर शॉन नाम से रहने लगा। कहानी अब वर्तमान समय में आती है, यानी 10 साल बाद। शांगची अब शॉन बनकर एक आम जिंदगी जी रहा है। वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त केटी एक होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते हैं। केटी को शांगची के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। वह उसे बस एक साधारण लड़का समझती है जो गाड़ियां पार्क करता है और देर रात तक कराओके गाता है। एक सुबह वे दोनों काम
पर जाने के लिए बस में चढ़ते हैं। बस में अचानक कुछ अजीब लोग चढ़ते हैं और शांग-ची को घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी शांग-ची के गले में लटके उस हरे पेंडेंट को मांगता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। शांग-ची मना करता है तो वे हमला कर देते हैं। केटी यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका सीधा साधा दोस्त मार्शल आर्ट्स का इतना माहिर खिलाड़ी है। बस के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हमला करने वालों में रेजर फिस्ट नाम का एक आदमी भी है जिसका एक हाथ कोहनी से नीचे एक बड़ी सी तेज तलवार में बदला हुआ है। शांग-ची उन गुंडों को बड़ी फुर्ती से मारता है, लेकिन वह अपनी पहचान भी छुपाना चाहता है। लड़ाई के दौरान बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस अनियंत्रित होकर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती है। ड्राइवर बेहोश हो जाता है, इसलिए केटी को स्टीयरिंग संभालना पड़ता है। शांग-ची एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ वह रेजर फिस्ट और उसके साथियों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वह बस में बैठे यात्रियों की जान बचा रहा था। बस एक कचरा ट्रक से टकराने वाली होती है, लेकिन शांग-ची अपनी गजब की फुर्ती से बस को मोड़ देता है। लड़ाई के अंत में शांग-ची गुंडों को बस से बाहर तो फेंक देता है, लेकिन रेजर फिस्ट चालाकी से शांग-ची का पेंडेंट छीनने में कामयाब हो जाता है और भाग निकलता है। बस आखिर में रुकती है, लेकिन तब तक आधी बस कट चुकी थी। सांस अटकने वाली इस घटना के बाद शांग-ची और केटी सुरक्षित बच तो जाते हैं, लेकिन शांग-ची के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता ने ये गुंडे भेजे थे और वे वह पेंडेंट क्यों चाहते थे। वह पेंडेंट सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि उसमें कोई राज छुपा था। तभी शांग-ची को एक भयानक ख्याल आता है। उसकी माँ ने ठीक वैसा ही एक और पेंडेंट उसकी बहन शालिंग को भी दिया था। अगर पिता के आदमी उसके पास आए थे तो इसका मतलब है कि वे शालिंग के पास भी जरूर जाएंगे। शांग-ची जानता है कि उसे तुरंत मकाऊ जाना होगा, जहाँ उसकी बहन रहती है, इससे पहले कि 10 रिंग्स के लोग उस तक पहुँचे। शांग-ची केटी को बताता है कि उसका असली नाम शॉन नहीं बल्कि शांग-ची है और जिन लोगों ने हमला किया था वे उसके पिता की सेना के लोग थे। केटी यह सब सुनकर चौंक जाती है कि उसका दोस्त एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठन के लीडर का बेटा है। शांग-ची उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन केटी एक सच्ची दोस्त की तरह उसका साथ छोड़ने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह भी उसके साथ मकाऊ जाएगी। वे दोनों पहली फ्लाइट पकड़कर मकाऊ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शांग-ची केटी को अपने बचपन की पूरी कहानी बताता है, लेकिन वह एक बात छुपा लेता है। वह केटी को झूठ बोलता है कि 14 साल की उम्र में जब उसे मारने भेजा गया था तो उसने उस आदमी को नहीं मारा था। वह केटी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। मकाऊ पहुंचकर वे उस पत्ते पर जाते हैं जो शालिंग ने कभी शांग-ची को एक पोस्ट कार्ड पर भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि यह कोई घर या सुरक्षित जगह होगी, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। वह जगह एक बहुत बड़ा और खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब था, जहां लोग जानलेवा लड़ाइयां लड़ते थे और उन पर सट्टा लगाते थे। ये जगह बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर से उतनी ही खूंखार थी। शांग-ची वहां अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने अनजाने में खुद को एक जाल में फंसा लिया है। वहाँ के नियम बहुत सख्त थे और किसी भी बाहरी इंसान का वहाँ से बिना लड़े वापस जाना नामुमकिन था। उसे बताया जाता है कि अगर उसे फाइट क्लब के मालिक से मिलना है तो उसे रिंग में उतरना होगा। उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और तभी अनाउंसर यह ऐलान करता है कि आज की मुख्य लड़ाई बस बॉय यानी शांग-ची और फाइट क्लब की चैंपियन के बीच होगी। जैसे ही शांग-ची रिंग में पहुंचता है और अपनी विरोधी का चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन शालिंग थी, जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। शालिंग की आंखों में भाई के लिए प्यार नहीं बल्कि सालों का गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। रिंग के अंदर का माहौल एकदम गर्म था और दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। शांग-ची अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसकी बहन शालिंग ने उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। शांग-ची उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह उससे लड़ने नहीं आया है, लेकिन शालिंग के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि सालों का जमा हुआ गुस्सा था जो अब बाहर निकल रहा था। वह अपने भाई पर हर वार पूरी ताकत से कर रही थी, क्योंकि जब उन्हें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब शांग-ची उसे उस नरक में अकेला छोड़कर भाग गया था। शालिंग की फुर्ती और तकनीक के सामने शांग-ची बेबस नजर आ रहा था, शायद इसलिए भी क्योंकि वह अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। शालिंग ने एक जोरदार किक मारकर शांग-ची को जमीन पर गिरा दिया और मैच वहीं खत्म हो गया। उसे हराने के बाद भी शालिंग की आंखों में भाई के लिए कोई रहम नहीं था। मैच के बाद जब वे दोनों बैक स्टेज मिले तो शांग-ची ने उसे असली खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि पिता के आदमी मेरा पेंडेंट ले जा चुके हैं और अब वे तुम्हारे पेंडेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। शालिंग ने गुस्से में जवाब दिया कि उसे किसी की परवाह नहीं है। तब शांग-ची ने उसे वह पोस्ट कार्ड दिखाया जो उसे मिला था, जिस पर ड्रैगन बना था। ये देखते ही शालिंग समझ गई कि यह पोस्ट कार्ड उसने नहीं भेजा था। यह उन दोनों को एक जगह इकट्ठा करने की पिता की ही एक चाल थी। वेनचू जानता था कि शांग-ची अपनी बहन को बचाने जरूर जाएगा और इस तरह दोनों पेंडेंट उसे एक ही जगह मिल जाएंगे। अभी वे यह बात समझ ही रहे थे कि अचानक वहाँ खतरे का सायरन बजने लगा। 10 रिंग्स के हत्यारे जिन्होंने उस इमारत को घेर लिया था अब खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगे। शालिंग के बनाए इस फाइट क्लब में अफरा तफरी मच गई। वेनचू के सैनिक
जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, हर किसी को मारने लगे। शांग ची ने भी अपनी फुर्ती दिखाई और उन हथियारों को एक एक करके ढेर करना शुरू किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। बचने का एक ही रास्ता था और वह था इमारत के बाहर लगी बांस की मचानों के जरिए नीचे उतरना। यह दृश्य बेहद खतरनाक था क्योंकि वे जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर थे और जरा सी चूक का मतलब था सीधी मौत। केटी, जिसे ऐसी लड़ाइयों की आदत नहीं थी, वह बहुत डरी हुई थी। शांग ची उसे हिम्मत देते हुए बांस की मचानों पर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेथ डीलर वहां आ पहुंचता है। डेथ डीलर 10 रिंग्स का वही खूंखार ट्रेनर था जिसने बचपन में शांग ची को बेइंतहा दर्द दिया था। हवा में लटकती उन बांस की डंडियों पर एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। शांग ची और डेथ डीलर एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जबकि नीचे गहरी खाई उनका इंतजार कर रही थी। केटी का पैर फिसलता है और वह गिरते गिरते बचती है। वह बांस को पकड़े हवा में झूल रही थी। तभी एक हत्यारा उस पर वार करने ही वाला था कि शालिंग ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। शालिंग ने साबित कर दिया कि भले ही वह अपने भाई से नाराज है, लेकिन मुसीबत में वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी। शांग ची और डेथ डीलर की लड़ाई अपने चरम पर थी। शांग ची के अंदर बचपन का वो डर अब गुस्से में बदल चुका था। वह डेथ डीलर को पीटने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक जोरदार नीली रोशनी चमकती है। 10 रिंग्स की वह शक्तिशाली झनकार गूंजती है और वेन चू वहां आ जाता है। अपनी जादुई रिंग्स की ताकत से वह शांग ची को पीछे धकेल देता है और लड़ाई को एक पल में रोक देता है। वेन चू अपने दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह बड़े प्यार से कहता है कि उसे उनकी बहुत याद आई। यह एक अजीब और डरावना पल था क्योंकि एक तरफ उसने पूरी सेना भेजकर उन पर हमला करवाया था और अब वह एक पिता होने का नाटक कर रहा था। वेन चू उन दोनों से उनके पेंडेंट ले लेता है क्योंकि उसका असली मकसद यही था। इसके बाद वह उन सबको अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने पहाड़ी किले यानी 10 रिंग्स के हेडक्वार्टर ले जाता है। रास्ते में और वहां पहुंचकर शालिंग केटी को बताती है कि कैसे बचपन में जब शांग ची ट्रेनिंग करता था तो उसे लड़कियों होने की वजह से ट्रेनिंग की इजाजत नहीं थी। वेन चू का मानना था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन शालिंग ने हार नहीं मानी थी। उसने छुपकर हर वह दांव सीखा जो शांग ची को सिखाया जाता था और खुद को उससे भी बेहतर योद्धा बना लिया। उसने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और अपनी खुद की दुनिया बनाई थी ताकि वह अपने पिता के साए से बाहर निकल सके। किले में पहुंचने के बाद वेन चू सबके लिए एक शानदार डिनर का आयोजन करता है। वह मेज पर बैठा बिल्कुल सामान्य बातें कर रहा था जैसे कि ये कोई खुशहाल पारिवारिक मिलन हो। शांग ची उससे पूछता है कि उसने उन्हें ढूंढा कैसे। वेन चू बड़े इत्मीनान से बताता है कि उसकी नजर हमेशा उन पर थी। उसे पता था कि शांग ची 10 साल से क्या कर रहा है और शालिंग ने मकाऊ में क्या बनाया है। वह कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वे दोनों अपने पिता के साथ खड़े हों और अपने असली मकसद को पूरा करें। शांग ची साफ मना कर देता है कि वह वापस हत्यारा नहीं बनेगा। इस पर वेन चू उन्हें एक पवित्र कमरे में ले जाता है जो उनकी माँ यिंगली की याद में बनाया गया था। वहाँ वह उन दोनों पेंडेंट्स को एक ड्रैगन की मूर्ति की आंखों में फिट कर देता है। जैसे ही पेंडेंट लगते हैं, वहां रखा पानी जादुई तरीके से हवा में तैरने लगता है और जमकर एक नक्शे का रूप ले लेता है। ये नक्शा उस जादुई जंगल का रास्ता दिखा रहा था जिसके पार तालो गांव था। वेन चू अब अपनी पागलपन की हद जाहिर करता है। वह अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है, बल्कि तालो के लोगों ने उसे उस गांव के एक पहाड़ के पीछे कैद कर रखा है। शांग ची और शालिंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वेन चू कहता है कि जब भी वह इस कमरे में अकेला बैठता है तो उसे यिंगली की आवाज सुनाई देती है। वह उसे पुकारती है, मदद मांगती है और कहती है कि उसे बचा लो। शांग ची समझ जाता है कि उसके पिता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, हमने खुद उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। लेकिन वेन चू सुनने को तैयार नहीं था। उसका दुख और अमृता का श्राप उसे इस भ्रम में ले गया था कि वह अपनी ताकत से मौत को भी हरा सकता है। वेन चू अपनी योजना बताता है कि वह 3 दिन बाद जब रास्ता खुलेगा अपनी पूरी सेना लेकर तालो जाएगा और उस पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा ताकि वह अपनी पत्नी को आजाद करा सके। वह अपने बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी माँ को वापस लाने में मेरी मदद करो। शालिंग पूछती है कि अगर गांव वालों ने हमें रोकने की कोशिश की तो। वेन चू की आंखों में शैतानी चमक आ जाती है और वह कहता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। शांग ची चिल्लाकर कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। वह अपने पिता के इस पागलपन में शामिल होकर निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाएगा। वेन चू को अपने बच्चों से न सुनने की आदत नहीं थी। अंधेरी काल कोठरी में बंद होकर शांग ची को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि अगर वेन चू तालो पहुंचा तो वह न केवल उस गांव को खत्म कर देगा बल्कि शायद कोई ऐसी मुसीबत भी जगा देगा जिसे दुनिया संभाल नहीं पाएगी। शालिंग भी निराश थी कि वह फिर से उसी पिंजरे में कैद हो गई है जिससे वह
भाग निकली थी। वे वहाँ से निकलने का रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अंधेरे में किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वे चौंक जाते हैं कि इस सुनसान कैद खाने में उनके अलावा और कौन हो सकता है। जब वे आवाज की दिशा में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अजीब सा आदमी मिलता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रेवर स्लेटरी था, एक पुराना अभिनेता जिसने कभी दुनिया के सामने मंडारिन नाम के आतंकवादी होने का नाटक किया था। वह वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ एक अजीब सा बिना चेहरे वाला 4 पैरों और पंखों वाला छोटा सा जीव भी था जिसे वह मॉरिस कहता था। ट्रेवर बताता है कि वेंचू ने उसे मारने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन उसकी एक्टिंग देखकर वेंचू को हंसी आ गई और उसने उसे अपना दरबारी विदूषक बना लिया। तब से वह यहीं कैद है और हर हफ्ते वेंचू के लिए नाटक करता है। ये मुलाकात बहुत अजीब थी, लेकिन ट्रेवर और उसका साथी मॉरिस उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बनने वाले थे। मॉरिस कोई साधारण जानवर नहीं था, वह तालों की दुनिया का ही एक जीव था और वह जानता था कि तालों तक सुरक्षित कैसे पहुंचा जाए। ट्रेवर कहता है कि मॉरिस उन्हें एक ऐसे गुप्त रास्ते से ले जा सकता है जो वेनचू के नक्शे में भी नहीं है, लेकिन सवाल यह था कि वे इस अभेद्य किले से बाहर कैसे निकलेंगे। समय बहुत कम था क्योंकि वेनचू अपनी सेना तैयार कर रहा था और अगर वे उससे पहले तालों नहीं पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काल कोठरी के उस अंधेरे कोने में ट्रेवर और उसका अजीबोगरीब साथी मॉरिस इन तीनों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आए थे। ट्रेवर ने बताया कि मॉरिस एक जादुई जीव है जो बिना चेहरे के भी सब कुछ देख और समझ सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि वह तालो गांव का ही रहने वाला है। मॉरिस को उस भूल भुलैया वाले जंगल का हर एक चोर रास्ता पता था जिससे वे सुरक्षित वहां पहुंच सकते थे। अब उनके पास एक प्लान था, लेकिन उसे अंजाम देना लोहे के चने चबाने जैसा था। उन्हें सबसे पहले इस कैद से बाहर निकलना था और फिर वेनचू की ही गाड़ियों में से एक को चुराकर भागना था। शालिंग ने अपनी होशियारी दिखाई और काल कोठरी के अंदर एक छिपी हुई सुरंग खोज निकाली जो शायद पुराने समय में निकासी के लिए बनाई गई होगी। वे सभी उस संकरी और गंदी सुरंग के रास्ते गैराज की तरफ बढ़ने लगे जहां 10 रिंग्स की गाड़ियां खड़ी थीं। गैराज में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां वेनचू की सेना की सबसे बेहतरीन और तेज रफ्तार गाड़ियां मौजूद थीं। उन्होंने एक जीप को चुना, लेकिन इससे पहले कि वे उसे स्टार्ट कर पाते वहां मौजूद गार्ड्स को उनकी भनक लग गई। सायरन बज उठा और पूरा किला जाग गया। 10 रिंग्स के सैनिक हर तरफ से उन पर टूट पड़े। शांग-ची और शालिंग ने फिर से मोर्चा संभाला। एक तरफ वे गार्ड्स से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ट्रेवर और केटी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी मुसीबत तब आई जब उन्हें पता चला कि बाहर का मुख्य दरवाजा बायोमेट्रिक लॉक से बंद है, जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है। दुश्मन की गोलियां और हमले तेज होते जा रहे थे। तभी शांग-ची ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए एक सैनिक को बेहोश किया और उसके हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करके गेट को अनलॉक कर दिया और वे लोग गोलियों की बौछार के बीच वहां से भागने में कामयाब हो गए। अब असली चुनौती शुरू हुई क्योंकि वे उस जानलेवा जंगल में प्रवेश कर चुके थे। वेनचू के पास नक्शा था, लेकिन उसके मुताबिक रास्ता 3 दिन बाद खुलने वाला था, मगर मॉरिस उन्हें एक ऐसे रास्ते से ले जा रहा था जो हमेशा खुला रहता था लेकिन बेहद खतरनाक था। यह जंगल जिंदा था, पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे और रास्ता हर पल और संकरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें निगल जाना चाहता है। ट्रेवर लगातार मॉरिस की अजीब आवाजों को ट्रांसलेट करके केटी को रास्ता बता रहा था, कभी दाएं कभी बाएं तो कभी सीधे खाई की तरफ। केटी, जो एक बेहतरीन ड्राइवर थी, अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ड्राइविंग कर रही थी। एक पल ऐसा आया जब लगा कि वे खाई में गिर जाएंगे, लेकिन मॉरिस के कहने पर केटी ने गाड़ी को सीधे उस खाई की तरफ दौड़ा दिया। यह एक छलावा था। जैसे ही गाड़ी खाई में कूदी, वे गिरे नहीं बल्कि पानी की एक दीवार को चीरते हुए एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल का वह डरावना शोर खत्म हो गया और उनके सामने एक बेहद खूबसूरत और चमत्कारी दुनिया थी। तालो गांव किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में रंग बिरंगे फोनिक्स पक्षी उड़ रहे थे, 9 पूंछ वाली लोमड़ियां घूम रही थीं और अजीबोगरीब जादुई जानवर शांति से रह रहे थे। वेनचू की आधुनिक दुनिया और बंदूकों से दूर यह जगह प्रकृति और जादू का एक अद्भुत संगम थी। लेकिन गांव के लोगों ने जब बाहरी लोगों को आते देखा तो वे स्वागत के लिए नहीं बल्कि हमले के लिए तैयार हो गए। गांव के योद्धाओं ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। शांग-ची ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन गांव वाले किसी भी बाहरी इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया और लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। उसने एक ही इशारे में सबको रोक दिया। वह महिला यिंग नैन थी, यिंगली की छोटी बहन और शांग-ची शालिंग की मौसी। यिंग नैन ने अपने बहन के बच्चों को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और अपनापन था। उसने उन्हें बताया कि तालो के लोग बाहरी दुनिया से क्यों कटे हुए हैं। यह गांव सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था बल्कि एक जेल
का पहरेदार भी था। यिंग नैन उन्हें गांव के दूसरे छोर पर ले गई, जहां एक विशाल और डरावना काला द्वार बना हुआ था। वह द्वार ड्रैगन की खाल जैसी मजबूत परतों से ढका हुआ था और उसके पीछे से अजीब सी मनहूस आवाजें आ रही थीं। यिंग नैन ने उन्हें उस भयानक सच से रूबरू कराया जिसके बारे में वेंचू को कोई खबर नहीं थी। उसने बताया कि हजारों साल पहले इस द्वार के पीछे एक भयानक राक्षस अंधेरे का हैवान कैद किया गया था। यह राक्षस और उसकी सेना, जिसे आत्मा भक्षक कहा जाता है, इंसानों की रूह को खा जाते हैं। जितनी ज्यादा रूहें वे खाते हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। उस समय इस राक्षस ने पूरी दुनिया को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन तब महान रक्षक ड्रैगन ने तालों के लोगों की मदद की और अपनी जादुई शक्ति से इस राक्षस को इस काले द्वार के पीछे कैद कर दिया। शांग-ची को अब सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। वह समझ गया कि उसके पिता को जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वह उसकी माँ की नहीं है। वह अंधेरे का हैवान है जो वेंचू की पत्नी की आवाज की नकल कर रहा है। ये राक्षस जानता है कि वेंचू के पास 10 रिंग्स की ताकत है जो इस द्वार को तोड़ने की क्षमता रखती है। इसीलिए वह वेंचू के दिमाग से खेल रहा है, उसके प्यार और दुख का फायदा उठा रहा है ताकि वह उस द्वार को खोल दे। अगर वह द्वार खुला तो न केवल वेंचू मारा जाएगा, बल्कि वह राक्षस आजाद होकर पूरी दुनिया की हर एक रूह को निगल लेगा। ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता को बचाने की जंग थी। यिंग नैन ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं हैं जिसे यह आवाज सुनाई दी है। इससे पहले भी कई लोग इस झांसे में आ चुके हैं, लेकिन वेंचू के पास रिंग्स हैं, इसलिए वह सबसे बड़ा खतरा है। काले द्वार की दरारों से निकलती हुई वो काली परछाइयां अब एक भयानक हकीकत बन चुकी थीं। वेंचू को लगा था कि द्वार के पीछे उसकी पत्नी है, लेकिन वहां से निकलने वाले वे आत्मा भक्षक किसी के सगे नहीं थे। उन उड़ने वाले राक्षसों ने बाहर आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने वेंचू की सेना पर ही हमला बोला। 10 रिंग्स के सैनिक अपनी आधुनिक बंदूकों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उन गोलियों का उन परछाइयों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह एक तरफा कत्लेआम था। तभी वहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। 10 रिंग्स का सबसे खूंखार हत्यारा डेथ डीलर, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की जान ली थी, उसका सामना एक आत्मा भक्षक से हुआ। डेथ डीलर ने अपने खंजरों से हमला किया, लेकिन वह राक्षस उसके शरीर से आर पार हो गया और अगले ही पल उसने डेथ डीलर की रूह खींच ली। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर रेजर फिस्ट और बाकी सैनिकों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके हथियार यहाँ खिलौनों के बराबर हैं। यिंग नैन ने चिल्लाकर कहा कि इन राक्षसों को सिर्फ ड्रैगन की खाल से बने हथियारों से ही मारा जा सकता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए कल तक के जानी दुश्मनों को अब दोस्त बनना पड़ा। 10 रिंग्स की सेना और तालों के गांव वालों ने एक ऐतिहासिक गठबंधन किया। गांव वालों ने अपने हथियार सैनिकों को दिए और अब वे सब मिलकर उन उड़ते हुए शैतानों का सामना करने लगे। हर कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये राक्षस यहाँ से बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया शमशान बन जाएगी। दूसरी तरफ झील की गहराइयों में डूबते हुए शांग-ची के साथ एक चमत्कार हो रहा था। पानी के अंदर उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। उसे अपना असली अस्तित्व समझ आ रहा था। तभी गहरे पानी के अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरी। वह महान रक्षक ड्रैगन था जो सदियों से सोया हुआ था, लेकिन अब अपने रक्षकों की पुकार सुनकर जाग उठा था। शांग-ची ने ड्रैगन की आंखों में देखा और उसे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। पानी की सतह पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पानी की ऊंची लहरों के बीच से वह विशालकाय सफेद और लाल ड्रैगन आसमान की तरफ बढ़ा। शांग-ची उस ड्रैगन की पीठ पर सवार था। यह नजारा इतना भव्य था कि एक पल के लिए युद्ध के मैदान में सब कुछ थम सा गया। शांग-ची अब वह डरा हुआ लड़का नहीं था, वह एक योद्धा बनकर लौटा था। शांग-ची ड्रैगन से कूदकर सीधा अपने पिता वेंचू के सामने उतरा। वेंचू अभी भी उस द्वार को तोड़ने में लगा था। शांग-ची ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेंचू सुनने को तैयार नहीं था। बाप और बेटे के बीच अब निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। इस बार शांग-ची का लड़ने का तरीका बदल चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां नहीं बांधी थीं। वह अपने पिता के हर वार को ताकत से नहीं, बल्कि अपनी माँ की सिखाई हुई तकनीक से रोक रहा था। वह हवा की तरह बह रहा था। वेंचू ने अपनी रिंग्स से जोरदार हमले किए, लेकिन शांग-ची ने बड़ी चालाकी से उन रिंग्स को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। जैसे ही रिंग्स शांग-ची के पास आईं, उनका रंग बिजली जैसे नीले से बदलकर सुनहरा हो गया। ये इस बात का सबूत था कि शांग-ची के इरादे नेक थे। देखते ही देखते शांग-ची ने 10 रिंग्स अपने पिता से छीन ली और वेंचू को निहत्था कर दिया। वेंचू जमीन पर गिरा हुआ था और शांग-ची के पास वह मौका था जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी तैयारी की थी। वह उन रिंग्स से अपने पिता को खत्म कर सकता था, जैसा कि उसके पिता ने उसे सिखाया था। लेकिन शांग-ची ने ऐसा नहीं किया। उसने उन रिंग्स को जमीन पर फेंक दिया और कहा, मैं आप जैसा
ऐसा नहीं हूँ। वह अपने परिवार को तो बचाना चाहता था, लेकिन अपने पिता का कातिल बनकर नहीं। इसी भावुक पल में उस काले द्वार के पीछे से वह हुआ जिसका सबको डर था। वेनचू की रिंग्स की चोट ने द्वार को इतना कमजोर कर दिया था कि अंधेरे का हैवान उसे तोड़क कर बाहर निकल आया। वह एक विशाल काय और घिनौना राक्षस था जिसके कई हाथ और डरावना चेहरा था। बाहर आते ही उसने सबसे पहले वेनचू को अपनी चपेट में ले लिया। राक्षस के चंगुल में फंसते ही वेनचू की आंखों से वह पर्दा हट गया जो दुख और लालच ने डाला था। उसने देखा कि वहाँ उसकी पत्नी नहीं बल्कि मौत खड़ी है। उसने अपने बेटे शांग-ची को देखा जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अपनी आखिरी सांसों में वेनचू ने एक पिता का फर्ज निभाया। उसने अपनी बची हुई ताकत से उन 10 रिंग्स को अपने बेटे की तरफ धकेल दिया। उसने अपनी विरासत, अपनी ताकत, सब कुछ शांग-ची को सौंप दिया। अगले ही पल उस हैवान ने वेनचू की रूह खींच ली और उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। वेनचू का अंत हो गया, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शांग-ची ने हवा में उड़ती हुई उन रिंग्स को पहन लिया। अब उसके पास अपने पिता की ताकत और अपनी माँ का दिल दोनों थे। अब लड़ाई उस महादानव और शांग-ची के बीच थी। वह हैवान और ज्यादा ताकतवर हो गया था क्योंकि उसने वेनचू की शक्तिशाली रूह को निगल लिया था। वह सीधे महान रक्षक ड्रैगन की तरफ बढ़ा क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ ड्रैगन ही उसे रोक सकता है। हैवान ने ड्रैगन को जकड़ लिया और उसकी रूह चूसने लगा। अगर ड्रैगन मर जाता तो तालो और पूरी दुनिया का विनाश तय था। शांग-ची और शालिंग ने पूरी ताकत लगा दी। शालिंग भी ड्रैगन की पीठ पर चढ़कर उस राक्षस से लड़ रही थी, लेकिन वह राक्षस बहुत विशाल था। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। ड्रैगन कमजोर पड़ता जा रहा था और उसकी रूह उसके शरीर से बाहर खींची जा रही थी। तभी नीचे जमीन पर खड़ी केटी ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसके हाथ में एक धनुष था और तरकश में सिर्फ एक तीर बचा था। उसने जो कुछ भी एक दिन की ट्रेनिंग में सीखा था उसे याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपना निशाना उस राक्षस के गले पर लगाया जहां वह सबसे ज्यादा कमजोर था। हवा का रुख और शोर शराबा सब कुछ भूलकर उसने तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर उस राक्षस के गले में धंस गया। राक्षस दर्द से कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। ये वह मौका था जिसका शांग-ची इंतजार कर रहा था। शांग-ची ने उस हैवान के मुंह के अंदर छलांग लगा दी। उसने अपने हाथों की 10 रिंग्स को घुमाया और अपनी सारी आत्मिक शक्ति उन रिंग्स में डाल दी। राक्षस के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। शांग-ची ने अंदर से एक जोरदार विस्फोट किया। वह धमाका इतना जबरदस्त था कि उस अंधेरे के हैवान के परखच्चे उड़ गए। उसके टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए और उसके साथ ही वे सारे छोटे आत्मा भक्षक भी नष्ट हो गए। आसमान साफ हो गया और वह काली छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई। शांग-ची सुरक्षित जमीन पर उतरा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। शाम को तालो गांव में एक बेहद भावुक नजारा था। झील के किनारे उन सभी लोगों के सम्मान में कागज के लालटेन जलाकर पानी में छोड़े जा रहे थे जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान दी थी। शांग-ची और शालिंग ने भी अपने पिता के लिए एक लालटेन जलाया। भले ही वेनचू ने बहुत गलतियां की थी, लेकिन अंत में उसने अपने बच्चों को चुना था। शांग-ची और शालिंग अब एक दूसरे के करीब आ गए थे। उनके बीच की कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। शालिंग ने कहा कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना है और शांग-ची ने उसे विदा किया, यह सोचते हुए कि वह अपने पिता के साम्राज्य को खत्म करने जा रही है। कहानी वापस सैन फ्रांसिस्को पहुंचती है। शांग-ची और केटी अपने उसी पुराने रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठे हैं। वे बड़े जोश में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक ड्रैगन की सवारी की और दुनिया को बचाया, लेकिन उनके दोस्त उनकी बातों पर हंस रहे हैं और इसे मजाक समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। तभी अचानक रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक जादुई गोला बनता है और उसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी वॉन्ग बाहर निकलता है। पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है। वॉन्ग शांग-ची और केटी को बुलाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत उसके साथ चलना होगा क्योंकि उन रिंग्स के बारे में कुछ बात करनी है। शांग-ची और केटी हैरान दोस्तों को वहीं छोड़कर उस पोर्टल के जरिए एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। फिल्म के अंत में हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। शालिंग अपने पिता के किले में वापस जाती है। शांग-ची को लगा था कि वह 10 रिंग्स संगठन को बंद करने गई है, लेकिन शालिंग वहाँ की नई लीडर बन जाती है। वह अपने पिता के सिंहासन पर बैठती है, लेकिन इस बार वहाँ का माहौल बदला हुआ है। अब वहाँ लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। शालिंग ने 10 रिंग्स को अपने तरीके से चलाने का फैसला किया है। यहीं पर यह जबरदस्त कहानी खत्म होती है, लेकिन यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक नए युग की शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।